ये बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 51 पे। देखिए साइंस का कल हम लोगों का चैप्टर था जिसमें कि हम लोगों का जो टॉपिक था हम लोगों ने 50 तक कर लिए थे। आज 51 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या मुख्य कारण है कि आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है। मतलब एक आँख की अपेक्षा अगर आपकी एक आँख है तो उससे बेहतर माना जाता है यदि आपकी दो आँखें हैं। तो इसका रीज़न इन्होंने देखिए ऑप्शन इसमें लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दो आँखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। दो आँखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख भी सकते हैं, या इसी कारण मोजेक विज़न द्वारा मनुष्य देख सकता है। अब ये समझिएगा मोजेक विज़न क्या। देखिए एनटीपीसी का मेंस जो है, ग्रुप डी का जो है आपका एग्ज़ाम, और कितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस आती है वो घटना चक्र से बाहर कभी नहीं आएगी। हमेशा सामान्य विज्ञान आता है, ना कि कोई एकेडमिक आती है। तो इसलिए आपको एकेडमिक से बचेंगे क्या, एकेडमिक आती ही नहीं आपके में, ठीक है ना। तो इसका जो सही विकल्प क्या होगा आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर देखिए दोस्तों होगा वो है, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। बस आँखों का दो होने का रीज़न सिर्फ यही है कि इस कारण से दूरी और गहराई पता चलती है, ठीक है ना। दो आँखों के होने से प्रतिबिंब की प्राप्ति में सममिति सटीकता प्राप्त होती है और गहराई और दूरी का अनुमान भी पता चलता है। प्रश्न नंबर 52 आते हैं। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधी देखने से आँखों में अपरिवर्तनीय क्षति होती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से एक का कारण हो सकता है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। तभी ये कहा जाता है ना कि जो सूर्य ग्रहण है उसको डायरेक्टली नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, बिना गॉगल्स के नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि रेटिना है ना वो जल जाती है। क्यों जल जाती है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश की वजह से, ठीक है। सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाहरी मतलब जिसको बोलते हैं प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरीके से ढका होता है, उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन जब आंशिक हो, परवलयाकार हो या वलयाकार हो, या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंग दैर्ध्यों के पराबैंगनी विकिरणों से आँखों की अपरिवर्तनीय क्षति पहुँच सकती है। प्रश्न नंबर 53 है। किसी तारों का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? वो उसका ताप दर्शाता है, उसका टेम्परेचर दर्शाता है। किसी भी तारे का जो रंग है उसका टेम्परेचर दर्शाएगा, ठीक है ना। वो तारा कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, ये सारी बातें दर्शाएंगी। अब थोड़ा सा देखते हैं। विशाल जो तारे हैं, जो बड़े तारे हैं, जो स्वतः चमकदार गैसों के पिंड हैं, जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे होते हैं। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है, 1.5% कार्बन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 0.5% होता है। लोहा व अन्य भारी जो तत्व होते हैं, तारों का सतत स्पेक्ट्रम ही उनके रंगों का निर्धारण करता है। किसी तारे का जो रंग है वस्तुतः उनके ताप को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक जो गर्म तारों में स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित है, अतः ये नीले दिखाई देते हैं, जबकि इसमें कम गर्म वाले तारे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। सबसे गर्म तारों में सबसे कम गर्म तारों के रंगों का जो क्रम है वो उनके ताप के साथ में होता है। जैसे नीला 50,000 से 28,000 एंगस्ट्रॉम केल्विन होता है। जो आपका नीला का श्वेत रंग होता है वो 28,000 से 10,000 केल्विन होता है। सफ़ेद रंग होता है 10,000 से 7,500 केल्विन होता है। पीला रंग होता है 7,500 से 6,000 केल्विन होता है। और पीला रंग होता है 6,000 से लेकर 49,000 केल्विन होता है। नारंगी जो है वो 4,900 से लेकर 3,500 केल्विन होता है। और जो लाल रंग का होता है वो 3,500 से लेकर 2,000 केल्विन होता है। तारों का जो जीवन काल होता है उनके द्रव्यमान और उनकी चमक पर निर्भर करता है, ठीक है। उनका वेट कितना है, उनकी चमक कितनी है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी और उसका जो टाइम पीरियड है वो घटता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 की तरफ। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? विसरण का कारण होता है धूलों का। देखिए विसरण क्या मतलब, जैसे प्रकाश है, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, धूल के कण, वो एक दूसरे से टकरा के, प्रकाश उनसे टकरा के फैलता है पूरे मतलब वायुमंडल के अंदर, ठीक है।
सूर्य का जो प्रकाश है वो विभिन्न रंगों का मिश्रण है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा में धूल के कण एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन भी हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर आते हैं 55 के बारे में। कहा गया कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, वो कौन सा धूल के कण है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। 56 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन है इन पर पहले ध्यान देना है। यदि मैजेंटा का कलर होता है जिसको हम लोग नीलो लोहित बोलते हैं, हालांकि शुद्ध हिंदी में लिखा है, इतना समझ में नहीं आएगा, मैजेंटा कलर आपको समझ में आ जाएगा। और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग क्या होगा, समझ लीजिए। एक ये मैजेंटा कलर है, एक ही पीला कलर है। अब ये वाला जो क्षेत्र है इस पर मैजेंटा भी है और पीला भी है, तो कह रहे ये वाला कलर क्या होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि यदि सायन मतलब हरिताभ के बारे में बात कर रहे हैं ना, हरिताभ और मैजेंटा रक्ताम में नील लोहित रंग एक दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित रंग का रंग कैसा होगा, तो ये होगा आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है ना। कौन सा सही है बस यही पूछा था इन्होंने। यहाँ पर बोला था कि इसका रंग लाल होगा और यहाँ बोला था इसका रंग नीला होगा, तो जब मैजेंटा और पीला मिलाएंगे तो लाल होगा, और जब आप सायन और मैजेंटा मिलाएंगे तो नीला होगा। बस यही दोनों विकल्प था, इसका आंसर हो गया आपका सी, बिल्कुल सही है। देख लीजिए यहाँ पे रंगों के बारे में इंफॉर्मेशन भी इन्होंने ले ली, ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार से लाल हरा नीले को प्राथमिक रंग बोलते हैं ना, प्राइमरी कलर, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है कि लाल हरे और नीले को कौन सा रंग है, वो प्राथमिक कलर है। उसी प्रकार से क्रेन, ठीक है, क्रेन जिसको हम लोग क्रेन बोलते हैं, मैजेंटा बोलते हैं और प्राइमरी पिगमेंट बोलते हैं, ये सब क्या हैं, ये आप देखिए क्रेन है, मैजेंटा है और येलो, इन सबको बोलते हैं प्राइमरी पिगमेंट, मतलब प्राथमिक वर्णक बोलते हैं। प्राथमिक रंगों या वर्णकों को आपस में मिलाने से श्वेत रंग या वर्णक प्राप्त होता है, या रक्ताम में नीलो लोहित या पीले रंग के दो वृत्तों को मिलाते हैं तो प्रतिच्छेदित रंग क्षेत्र का रंग लाल होता है। कथन एक सही है। उसी प्रकार से हरिताभ नीले और नीलाभ नील लोहित रंग को मिलाने पर प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होता है, अतः कथन दो भी सही है। 57 नंबर में देखेंगे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किस पे होता है, तरंगदैर्घ्य पे निर्धारित होता है भैया। प्रकाश के रंग का जो निर्धारण है उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर 58 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है, तो वो है आपका लाल रंग का, और जो बैगनी रंग का है वो सबसे कम लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, ये याद रखने वाली बात है। ये होता है 7.5 × 10 की पावर 8, 10 की पावर -5, ठीक है, होता है 10 की पावर -5। बल्कि जो बैगनी होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो वो 4 × 10 की पावर -5 सेंटीमीटर का होता है। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश क्या है, 4 × 10 की पावर 5 है, बैगनी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 60 में आते हैं कि जो दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो रंग है वो कौन सा है, वो है आपका बैगनी, 4 × 10 की पावर 5 हो गया, ठीक है ना। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती है, वो तो नीला, 4 × 10 की पावर 5, ठीक है, -5। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी, तदुपरांत जामुनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्नगत में चारों रंगों के प्रकाशों में नीले रंग का जो ऊर्जा उच्चतम और लाल रंग की ऊर्जा क्या होती है, निम्नतम होती है। कथन 2 में देखेंगे कि प्रकाश के दृढ़, कथन 1 है, कथन 62 नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश के दृढ़ वर्णन में लाल रंग हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। कारण आर है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य हरे रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए गलत है, लेकिन आर बिल्कुल सही है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो हरे रंग से अधिक होता है। अब देखिए
लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 700 नैनोमीटर होता है और हरे रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 530 नैनोमीटर होता है, से अधिक होता है। तो इसका कारण आर सही है। प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अतः जो लाल रंग की जो ऊर्जा है 1.77 EV हो रहे प्रकाश की ऊर्जा होती है 2.34 EV से कम होता है, इसलिए कथन ए गलत है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? वो है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले इस सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आते 64 में। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? क्षितिज के समीप, क्योंकि उसमें अपवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का जो कारण है वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, वो है तुम्हारा बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरणों के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 66 नंबर पे आते हैं। 66 नंबर पे आते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश से प्रयुक्त होते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है और जो बैगनी रंग का होता है उसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई सबसे कम होती है, 4 × 10⁻⁵। ठीक है, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। चूँकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः लाल रंग के सबसे कम प्रकीर्णन होता है और यह दूरी के सर्वाधिक को स्पष्टता दिखाता है। इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। पहला नंबर है कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कथन आर है, कारण आर है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सहायता से कीजिए। ठीक है, अब देखो भाई, ए है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पर ए। ठीक है, देखिए, खतरे का जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का बनाए जाने पर सर्वप्रमुख कारण यह है कि लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वायु कणों में यह कम विपरीत व्यक्ति तक अधिक मात्रा में पहुंचता है और दिखाई पड़ता है तथा उद्देश्य की पूर्ति करता नीले रंग का प्रकीर्णन कर सबसे ज़्यादा होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जब सूर्य किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती है तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास पहुंचता है। शेष रंगों के मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण से हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला होने के कारण भी इसी में निहित है। सूर्य से दूर हम सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि प्रकीर्ण रंगों को देख पाते हैं। सूर्य बैगनी तथा तत्पश्चात जामुनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए आकाश में हमें नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर आते हैं 64। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर आते हैं 69 में। आकाश जो है नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो यही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लघु तरंगें दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ठीक है, ये भी एक इसका आंसर है। हालांकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ये भी इसका सही विकल्प है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका रीज़न है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो उसका उल्टा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसकी प्रकीर्णन अपने आप घट जाएगी। ठीक है ना, कितनी बार आया देखिए, यूपी पीसीएस 2011 में आया, 95 में आया, 5 में आया, 8 में आया, इन सब जगह आया। ठीक है ना। अच्छा,
आगे देखते हैं 71 में, आकाश का रंग नीला रंग दिखाई देता है, उसका क्या रीज़न? उसका रंग है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना। 72 में आते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है, उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। 73 देखें, निम्न के कथनों पर विचार करना। निम्न के कथनों पर विचार कैसे करना है? आकाश को नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन है, सूर्योदय के समय सूर्य दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य जो है वो प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैंगनी और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, अतः इसका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसी कारण आकाश जो है वह नीला दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पर पार करनी पड़ती है, ठीक है ना, जिसके कारण प्रकाश की छोटी किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है। इसी कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। वर्षा के बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं। इनके प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों की एक मिट्टी बनाती है जिसे इंद्रधनुष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंगों का प्रतीत होने का क्या कारण है? तो उसके लाल रंग के प्रतीत होने का कारण क्या है? कारण है उसका लाल रंग के प्रतीत होने का सबसे पहला कारण है, देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 75 में देखिए क्या कारण है? वही प्रकाश का प्रकीर्णन है। ये ध्यान रखिएगा, अस्त होने के समय लाल रंग क्यों दिखाई देता? प्रकीर्णन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? काला। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, समझना। और जो इस प्रकार है, बैंगनी, जामुनी, नीला, लाल, पीला, नारंगी, ठीक है, और हरा। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है जबकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित गैसों के अणुओं, चाहे धूल कणों, चाहे पराग कणों आदि से टकराता है। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो या तो वह उस कण के आर पार दिखाई जाता है अथवा उसके द्वारा परावर्तित या छितरा दिखाई जाता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक प्रकीर्ण हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, पर बैंगनी, जामुनी एवं नीला रंग हवा में मौजूद अणुओं आदि के प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाकर आकाश को देखें तो वो काला भी दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 77 में आते हैं कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो आकाश कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी। समुद्र नीला दिखाई देता है, उसका क्या कारण? आकाश के परावर्तन तथा जलों के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इसलिए समुद्र नीला दिखता है हमें दूर से, ठीक है। देखिए, किसी रंग विकिरण का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्यों के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। बैंगनी एवं नीले रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यही कारण है कि उनका प्रकीर्णन अधिक होता है। इस परिघटना के फलस्वरूप समुद्र का नीला रंग दिखाई देता है। प्रश्न नंबर आते हैं 79 में, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों को पर परावर्तित करती है। हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला और नारंगी प्रकाश का अवशोषित करता तथा हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और इसी से पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 80 में। प्रश्न नंबर 80 क्या कहता है? 80 कहता है, प्रश्न नंबर 80 ये कहता है कि भाई प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, वो है डॉपलर इफेक्ट पे, डॉपलर का प्रभाव। प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल रंग रेडशिफ्ट यह दर्शाता है कि हमसे दूर जा रही है, कि हमसे वो वस्तु दूर जा रही है, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है
कह रहे मान लीजिए कि पृथ्वी के पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की जो चाल है वो प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? पीला दिखाई देगा। अब क्या लॉजिक है इसको देखते हैं। देखिए पृथ्वी पर जो स्थित है प्रेक्षक को दिखने वाले प्रकाश के रंग को ज्ञात करने हेतु निम्न सूत्र है। क्या है? V बराबर I ब्रैकेट में लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा इंटू C। अब यहाँ पर आप इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसको पॉज करके देख सकते हैं आराम से। प्रश्न नंबर 82 आते हैं, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? तो बहुत सरल है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटे बनते हैं, जिसके कारण काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है और इस प्रकार उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो फील्ड व्यू है वो अधिक होता है। इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए लगाया जाता है, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। प्रश्न आते हैं 83 में, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? वो है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हो गया। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि पटल के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वो है आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर आते हैं 85 में, दाढ़ी बनाने के लिए जो उपकरण प्रयोग में करते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है अवतल। कार चलाने के लिए उत्तल, लेकिन गाड़ी के लिए अवतल होता है, ठीक है। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की गई होती है तथा अंदर का जो तल है वो परावर्तन होता है, जिसके कारण प्रतिबिंब दर्पण के बाहर सामने बड़ा बनता है। इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में करते हैं, जिसमें सैलून वाले भी इसका मिरर का यूज़ करते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? वो है ऊपर उजला नीचे काला। ऊपर उजला नीचे काला मतलब स्लेटी और नीचे ब्लैक। उसका रीज़न है सफ़ेद जो प्रकाश है वो पूर्णतः परावर्तक है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। अतः छाते की ऊपरी सतह सफ़ेद होने से ही गर्मी में धूप से बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 87, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वो काल्पनिक और आभासी होता है। काल्पनिक और बड़ा होता है, ठीक है। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी, इन्फिनाइट। बात समझिएगा, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु समांतर समतल दर्पणों के बीच में कोई रख दी जाती है तो इसमें जो इमेज बनती है वो क्या बनती है? इन्फिनाइट बनती है, ठीक है। देखिए दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु अगर रख दी जाती है, शर्त है समानांतर समतल दर्पण हो, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या वो अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता ही रहता है। जब दो समतल दर्पण 0 डिग्री पर झुके हों तो उनके मध्य में रखी वस्तुओं के बनाए कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बटे θ-1 होती है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 89 है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? वो है आपका अनंत, इन्फिनाइट, ठीक है। 90 में आते हैं, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरणों का घूर्णन क्या होता है? वो होता है 2θ। जब दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण की दिशा परिवर्तित नहीं होती है तब परावर्तन किरण का जो घूर्णन है वो कोण दर्पण के घूर्णित कोण से दोगुना होता है। कथन आते हैं A, कथन आते हैं R। कारण R है, यातायात संकेतों पर जुड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएँ उन पर प्रकाश पड़ने पर तेज़ी से चमकने लगती है। प्रकाश जो है वो पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक होता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एवं अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए है
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि ए सही है, आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण पर या उससे अधिक कोण पर प्रकाश की पूर्ण रूप से उसी माध्यम से वापसी हो जाती है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तित कहते हैं। यह मणिकाएँ अपेक्षाकृत सघन माध्यम से हैं, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह तेजी से चमकने लगती हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही तथा कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। प्रश्न नंबर 92 है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है। वो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्ध्यों के कारण ये 7 रंगों के प्रकाश अलग अलग होकर वर्ण पट्ट बनाते हैं। ठीक है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, वो है नीला, हरा और पीला। ठीक है। परावर्तित पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। आकाश में वर्णों के बाद दिखाई देने वाले इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है: बैगनी, जामुनी, नीला और हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है। 94 में आते हैं कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, जब धूप होती है वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रघटना है, तो इसका सीधा सा रीज़न है, हालांकि तीनों है, परिप्रेक्षण भी है, अपवर्तन भी है और आंतरिक परावर्तन भी, लेकिन 2 बार परावर्तन होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन होता है, माफ़ कीजिएगा, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। ये इसका सही लॉजिक है। हालांकि ये भी लॉजिक इसका सही है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया है। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, वो है हरा, ग्रीन कलर दिखाई देता है। ठीक है ना। 7 रंगों, आपको पता ही है इंद्रधनुष का जो रंगों का सीक्वेंस है वो क्या है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिको है, वायलेट है। ये इसका रंग है। तो बीच में कौन सा आएगा, ग्रीन रंग आएगा, क्योंकि 3 इधर है और ग्रीन के बाद से 3 इधर है। ठीक है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपटक होते हैं। कौन से होते हैं, बैगनी और रेड। ठीक है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो वो है आपका, ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रधनुष हमेशा दिखाई देगा बरसात के, बारिश होने के 1 घंटे बाद या 1 घंटे के अंदर। दोपहर 12 बजे सूर्य सीधी सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन बूंदों की, वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है और इंद्रधनुष हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। यह सूर्य पूर्व में होता है, अर्थात सुबह के समय जो इंद्रधनुष है वो पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, तथा जब सूर्य पश्चिम में होता है तब यह साय के समय इंद्रधनुष पूर्व दिशा में दिखाई देता है। 98वें नंबर में आते हैं कथन और कारण के बारे में कि एक छड़ी जल में है, तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यह बगल में देखा जाता है कि छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई दिखती है। कारण आ रहा है कि छड़ी से आने वाले जो प्रकाश है वो जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर जल की छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, ए सही है और आर गलत है। अब इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 99 पे। निम्नलिखित में से विचार करना है कि यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी से पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का उसकी वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, मतलब उसको ऊपर उठा हुआ दिखेगा। दूसरा है कि यदि जल के अंदर कोई भी व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर दिखेगा। तो इसका सही क्या है, ए और 2 बिल्कुल सही है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो वो व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। ठीक है ना, और अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। देखिए पानी में डूबा हुआ वायु का जो बुलबुला है इसकी सतह उत्तल लेंस होती है। अवतल लेंस अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। ठीक है,
दोस्तों आज के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक ही करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे। इसी क्वेश्चंस में है लेकिन ज़्यादा है, तो इसलिए कुछ आधे घंटे की मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना हो, ठीक है। और 100 क्वेश्चन करने के बाद में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 101 क्वेश्चन से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।